अगर आप एक सोलर सिस्टम लगाने चाह रहे हैं या सोलर सिस्टम लगाने का इरादा रखते हैं या आप एक सोलर सिस्टम के इंस्टॉलर हैं तो आपके लिए वो तमाम मिस्टेक्स जानना जरूरी है जो अक्सर लोग सोलर सिस्टम लगवाते हुए कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो तमाम मिस्टेक्स और वो तमाम प्रॉब्लम्स और वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगा जो अक्सर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हुए मेजॉरिटी लोग करते हैं और कैसे उन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको वो तमाम डिटेल्स बताऊंगा, वो तमाम मिस्टेक्स बताऊंगा जो अक्सर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हुए लोग कर लेते हैं और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप उन तमाम मिस्टेक से बच भी सकते हैं। तो सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो सोलर पैनल्स होते हैं। तो हम सोलर पैनल से ही स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग सोलर पैनल खरीदते हुए ये चीज देखते हैं कि कौन सा सोलर पैनल सस्ता है, बजाय ये देखने के कि सोलर पैनल कौन सी अच्छी क्वालिटी का है या कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए। तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि पर वॉट प्राइस किसकी कम है। ऐसा नहीं होता। सोलर सिस्टम जो अच्छे सोलर पैनल्स हैं वो हमेशा आपको थोड़े से एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। अगर आप मार्केट में किसी दो सोलर पैनल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा ये जरूर देखें कि आपका वेंडर रिलायबल है, ऑथराइज्ड है और क्या वो सेम ब्रांड के साथ ही आपको उस प्राइस पे दे रहा है या कोई जो दूसरा बंदा है वो कहीं कोई डिफरेंट ब्रांड के साथ तो नहीं आपको दे रहा। अक्सर लोग स्टॉक लॉट के सोलर पैनल्स खरीद लेते हैं और उसके बाद बहुत फख्र से कहते हैं कि जी हमें तो मार्केट से कोई 8 या 10 रुपए सस्ते पैनल मिल गए। ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर कोई चीज मार्केट में 48 रुपीज या 49 रुपीज पर वॉट है तो आपको मैक्सिमम 45 रुपीज पर वॉट पे मिल जाएगी। 8 से 10 रुपए पर वॉट का फर्क नहीं मिल सकता। दूसरी बात ये कि सोलर पैनल की सिलेक्शन करते हुए थोड़ा सा आपको अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए। आपको अपने वेंडर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप अपने वेंडर के पास जाएंगे, वो आपको ये कहेगा कि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगा लें या मोनोक्रिस्टलाइन पैनल लगा लें। अक्सर सोलर के इंस्टॉलर्स जो होते हैं वो आपको वही पैनल सजेस्ट करेंगे जो पैनल उसके पास अवेलेबल है, ना कि वो पैनल जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंडिंग में है या जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छा पैनल है वो बताएंगे। इसीलिए आपको अपनी रिसर्च करनी ज़रूरी है। आजकल के दौर में जो सबसे अच्छे पैनल चल रहे हैं वो मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल चल रहे हैं। मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल्स आपको कम सनलाइट में भी बेहतर परफॉर्म करके देंगे और ज़्यादा टेम्परेचर्स के ऊपर भी बेहतर परफॉर्म करके देंगे। वो जो मोनो और पोली का पहले कॉन्सेप्ट होता था कि जी गर्म और ठंडे इलाकों वाला सिस्टम है, वो अब खत्म हो चुका हुआ है। मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल ही आपको लगाने चाहिए। मिनिमम 440 वाट के सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। अक्सर लोग सस्ते सोलर पैनल्स के चक्कर में 330 वाट का या 360 वाट का पैनल लगा लेते हैं जो ज़्यादातर पॉलीक्रिस्टलाइन में आते हैं। तो आपको 440 वाट का मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी का पैनल इस्तेमाल करना चाहिए। या आजकल जो मेजॉरिटी जो नए पैनल्स आ चुके हैं वो तो 525 वाट के या 530 580 वाट के पैनल्स आ चुके हैं। बायफेशियल पैनल्स भी आ चुके हैं। तो आपको बायफेशियल पैनल्स लगाने चाहिए। वो तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आपका इन्वर्टर कंपैटिबल है आपके पैनल्स के साथ तो आपको वही प्रेफर करने चाहिए। अब आ जाती है कि कौन सी कंपनी के सोलर पैनल इस्तेमाल करने चाहिए। हमेशा टियर 1 कंपनी के सोलर पैनल्स का आप इंतखाब करें। टियर 1 कंपनीज में जो टॉप 5 पैनल्स आते हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको ज़रूर देखें। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज इस वक्त किस तरह का परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि लॉन्जी, जिनको, कैनेडियन और जे, इन 3-4 कंपनीज के पैनल्स आपको अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। हमेशा आप ये कोशिश करें कि जिस बंदे से आप सोलर पैनल ले रहे हैं उसी से इन्वर्टर लें, उसी से बैटरी लें, पूरा सिस्टम एक साथ लें, बजाय ये कि जगह जगह से चीज़ें इकट्ठी करेंगे। हो सकता है आपको थोड़े से पैसे ज़रूर बच जाएंगे, लेकिन एक जगह से एक ऑथराइज वेंडर से आप चीज़ खरीदेंगे तो आपको उसकी तमाम आफ्टर सेल्स और वारंटीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कल को कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो इन्वर्टर वाला अलग से ब्लेम कर रहा होगा, सोलर पैनल वाला इन्वर्टर को ब्लेम कर रहा होगा और ये दोनों मिलके हो सकता है बैटरी वाले को ब्लेम कर रहे होंगे। तो जब तीनों चीज़ें आपने एक ही वेंडर से पूरा सिस्टम लगवाया होगा तो आपको आफ्टर सेल्स और वारंटीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद आ जाता है बैटरीज की सिलेक्शन। अक्सर लोग ड्राई बैटरीज का इंतखाब कर लेते हैं ये जाने बगैर कि क्या वो सूटेबल है हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक या नहीं। ड्राई बैटरीज पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक बहुत अच्छी नहीं है। ये मेंटेनेंस फ्री तो ज़रूर होती हैं लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर ये अंडर परफॉर्म कर जाती हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आपने अगर लगानी है अपने पास तो आप या तो लिथियम आयन बैटरीज लगाएं या ट्यूबलर बैटरीज लगाएं। ट्यूबलर बैटरीज में कम से कम 150 एम्पेयर की या 200 एम्पेयर की बैटरी लगाएं अगर आपने कोई रेजिडेंशियल सिस्टम लगाना है। बैटरीज की सिलेक्शन ज़रूर प्रॉपरली करें। एक बहुत बड़ी मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि छोटी बैटरीज लगा लेते हैं अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए। वेयर एज अगर उनको ज़्यादा बैकअप चाहिए होता है, लोड ज़्यादा होता है, 5 किलोवाट का अगर आपके पास लोड है तो किसी सूरत भी आप 150 एम्पेयर की बैटरी उसके साथ नहीं लगा सकते। 5 किलोवाट के लोड के साथ आपको हमेशा 200 एम्पेयर की बैटरीज ही लगानी पड़ेगी। या अगर आपके पास 1 किलोवाट का लोड है
तो 1 किलोवाट के लोड के ऊपर आपको कुछ शायद 200 एम्पेयर की बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप वहां पे 100 एम्पेयर की या 150 एम्पेयर की लगा सकते हैं। ज्यादा बड़ी बैटरी छोटे सिस्टम में लगा लेंगे तो उसको प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिलेगी, सोलर से प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिलेगी, या इन्वर्टर के अंदर ही इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि उसको प्रॉपरली चार्ज कर सके। तो इसीलिए बैटरी की सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने वेंडर के साथ हमेशा अपनी बैटरी की साइजिंग के बारे में डिस्कशन करें। बड़े सिस्टम में बड़ी बैटरी लगाएं, छोटे सिस्टम में हमेशा छोटी बैटरी लगाएं। और अगर आप बजट फ्रेंडली सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ट्यूबलर बैटरी का इंतखाब करें। नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरीज अक्सर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जो पानी वाली बैटरीज होती हैं, वो ज़्यादातर गाड़ियों के लिए बनी होती हैं, वो बैकअप के लिए नहीं बनी होती। तो आई वुड सजेस्ट यू या तो ट्यूबलर में जाएं या लिथियम आयन बैटरी में जाएं। अब आ जाते हैं इन्वर्टर की सिलेक्शन की तरफ। अक्सर लोग ये जाने बगैर ही हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लेते हैं कि उसमें तमाम फीचर्स होते हैं। वेयरस आपको इन्वर्टर की सिलेक्शन हमेशा ये सोच के करनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं है तो शायद आपको हाइब्रिड इन्वर्टर की जरूरत नहीं होगी, आपको एक ग्रिड टाइड इन्वर्टर की जरूरत होगी जो कि सिर्फ सारा दिन बिजली बनाएगा और आपके सिस्टम को भी देगा और आपके ग्रिड को भी सेल आउट करेगा। अगर आपके पास एक इंडस्ट्री है, आप किसी बड़ी कमर्शियल स्पेस के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो भी आपको ग्रिड टाइड इन्वर्टर लगाना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा हाई टॉर्क्स और हैवी सर्ज नहीं उठा सकते और ज़्यादातर वो 5 या 10 या मैक्सिमम 15 किलोवाट की रेटिंग में आते हैं। बड़े हाइब्रिड इन्वर्टर्स इतने ज़्यादा कामयाब भी नहीं हुए पाकिस्तान में। बड़े सिस्टम में आपको हमेशा ग्रिड टाइड इन्वर्टर ही लगाना चाहिए। गांव देहात में अक्सर लोग एक 150 वाट का पैनल लेके उसके ऊपर कूलर भी चला लेते हैं, उसके ऊपर लाइट और फैन भी चला लेते हैं। तो डीसी 12 वोल्ट का लोड चलाना है तो आपको एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए, जिसमें आप एक बैटरी लगा सकते हैं, एक पैनल लगा सकते हैं। आपको कोई बड़े सिस्टम में नहीं जाना चाहिए जहां पे आपने टोटली ऑफ ग्रिड लगाना है और कम लोड है, तो वहां पे डीसी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। उसकी रीज़न ये है कि वो उसमें लॉसेस कम से कम होंगे, आपको इन्वर्टर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और वो सिस्टम भी आपको सस्ता पड़ेगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ वेंडर की सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंडर की सिलेक्शन से मेरी मुराद ये है कि आप जिस कंपनी से सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं उससे इंश्योर करें कि आपने रिटर्न फॉर्म में वारंटीज लेनी है। ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स की और ग्रिड टाइड सिस्टम की, जो नेट मीटरिंग वाले सिस्टम्स हैं, उनकी ज़्यादातर इस वक्त पाकिस्तान में जो वारंटीज चल रही हैं वो 5 साल की चल रही हैं। तो आपको अपने वेंडर के साथ इस बात को ज़रूर फाइट करना चाहिए कि आपको 5 साल की बैक टू बैक वारंटी दे और रिटर्न फॉर्म में वारंटी दे। हाइब्रिड सिस्टम्स की पाकिस्तान में इस वक्त 1 साल की वारंटी चलती है, तो आपको अपने वेंडर से 1 साल की रिटर्न वारंटी ज़रूर लेनी चाहिए। पाकिस्तान में थोड़े से कंज्यूमर राइट्स क्योंकि थोड़े से कम है, इसी वजह से वारंटीज़ और आफ्टर सेल्स के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमेशा जो वेंडर, जो बंदा जिससे आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, उसके बारे में रिव्यूज़ लें, उसकी पुरानी इंस्टॉलेशंस देखें, उसके पुराने कस्टमर्स से उसके रिव्यूज़ लें, उसकी वेबसाइट पर जाके देखें कि किस तरह की फीडबैक है, उनके सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर जाके देखेंगे किस तरह की फीडबैक दूसरे कस्टमर्स ने उनके बारे में दी है। तो उसके बाद ही आप अपने वेंडर की सिलेक्शन करें, बजाय ये कि ये देखते हैं कि यार आपके फलाने दोस्त ने किसी को रेफर किया है या किसी कज़न ने किसी से सिस्टम लगवाया है। उसकी बजाय अपनी रिसर्च करें और ये देखें कि कौन सा बंदा ज़्यादा नॉलेजेबल है और कौन आपको ज़्यादा बेहतर सिस्टम लगा के दे सकता है। क्योंकि ये सोलर सिस्टम कोई भी लगा सकता है, लेकिन इसके बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स को हर बंदा टैकल नहीं कर सकता। हर बंदा टैकल कर सकता चाहे भी तो लोगों के पास अक्सर वर्कफोर्स नहीं होती। तो जो सोलर कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये ज़रूर देखें कि उनके पास प्रॉपर वर्कफोर्स है, आफ्टर सेल्स की टीम है, और क्या वो आपकी कॉल्स को बाद में रिस्पॉन्ड भी करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाती है आपकी वायर्स की सिलेक्शन। सोलर सिस्टम के अंदर सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक जो वायर आती है वो नॉर्मल एसी वायर नहीं लगा सकते, जिसे आप 729 की या 736 की वायर्स हम कहते हैं, वो तारें नहीं लग सकती। इसमें हमेशा डीसी वायर्स लगती हैं। डीसी वायर्स ये फ्लेक्सिबल वायर्स होती हैं, ये इसलिए इस्तेमाल होती हैं क्योंकि सोलर में ज़्यादा हाई एम्पेयर्स होते हैं। डीसी करंट जैसे जैसे ट्रैवल करता है वो साथ साथ लॉसेस करता है, तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए फ्लेक्सिबल केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई ग्रिड टाइड सिस्टम लगा रहे हैं, हाई वोल्टेज के ऊपर सिस्टम डिजाइन है, तो आपको मिनिमम 6 mm की केबल इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आप कोई ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, हाई एम्पेयर वाला सिस्टम लगा रहे हैं, तो आप 10 या 15 mm की केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें बैटरीज में मोटी केबल इस्तेमाल करें, मिनिमम 25 mm की या 30 mm की केबल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इन्वर्टर टू बैटरी कम से कम लॉसेस होंगे। ब्रेकर्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सिर्फ इनपुट और आउटपुट का ब्रेकर लगा लेते हैं और कंप्लीट ब्रेकर्स नहीं लगाते। वो ये कहते हैं कि जी डीसी ब्रेकर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बैटरी ब्रेकर की भी ज़रूरत नहीं है और एसपीडीज की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोलर सिस्टम की लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए तमाम इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। हमेशा कोशिश करें सोलर पैनल टू इन्वर्टर के दरमियान में जो एक ब्रेकर, डीसी ब्रेकर तो इस्तेमाल होता ही है, इसके साथ साथ आप डीसी फ्यूज़ का भी इस्तेमाल करें।
और अगर इसके साथ साथ आप DC SPD भी इस्तेमाल कर लेंगे, SPD स्टैंड फॉर सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस। SPDs की अलग से डिटेल्स और किस तरह से इंस्टॉल करनी है, उनकी क्या डिटेल्स हैं, वो ऑलरेडी मैंने एक उसकी वीडियो बना ली है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताता चलूँ कि SPDs आपको हाई सर्च से ज़रूर बचाएंगी। तो आप सोलर पैनल और इन्वर्टर के दरमियान DC SPD भी लगाएं और उसके बाद आउटपुट के ऊपर भी SPD लगाएं, सो दैट कि आउटपुट के ऊपर कोई सर्ज आती है, कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो आपकी SPD प्रॉपरली वर्क करे। SPD का अर्थ वायर के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज SPD काम नहीं करेगी। इसी तरह से DC ब्रेकर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। बैटरी के लिए प्रॉपर DC ब्रेकर इस्तेमाल करें। अक्सर लोग बैटरी के ऊपर ही AC ब्रेकर भी इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि बाद में ट्रिप नहीं करता। तो अगर आप प्रॉपर DC ब्रेकर लगाएंगे तो खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो आपका DC ब्रेकर काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सिस्टम लगने के बाद उसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने ये करना है कि अगर आपने हाइब्रिड सिस्टम लगाया है तो कोशिश करें कि बैटरी की चार्जिंग कम से कम रखें। अगर आपके एरिया में रात के टाइम लोड शेडिंग कम होती है तो आप कोशिश करें कि अपने सिस्टम को OSO करें। OSO की सेटिंग का मुराद है कि ओनली सोलर चार्जिंग। इन्वर्टर्स के अंदर ये OSO की सेटिंग की एक ऑप्शन होती है। हर कंपनी के इन्वर्टर के अंदर उसकी अपने कोड के मुताबिक OSO की सेटिंग होती है। इन्वर्टर बेसिकली हाइब्रिड इन्वर्टर वापडा से भी चार्जिंग कर सकते हैं, सोलर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोलर ओनली चार्जिंग करेंगे तो वापडा से चार्जिंग नहीं होगी आपके इन्वर्टर की, और इवेंचुअली आपके बिल में बहुत मेजर बचत होगी। अक्सर लोग सोलर सिस्टम लगवाने के बाद सोलर और वापडा की साइमल्टेनियसली चार्जिंग को ऑन रखते हैं। उसकी वजह से सोलर के इन्वर्टर्स जो होते हैं वो दिन के टाइम भी सोलर से चार्जिंग के साथ साथ वापडा से भी चार्जिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद बिल में कमी नहीं आती। तो आप हमेशा OSO की सेटिंग रखें। अगर लोड शेडिंग ज़्यादा है तो आप SNU कर सकते हैं, जिसमें सोलर एंड यूटिलिटी दोनों की चार्जिंग अवेलेबल होती है। इन्वर्टर के अंदर अक्सर जो आजकल नए इन्वर्टर्स आते हैं वो ग्रिड शेयरिंग करते हैं। मतलब ये कि अगर थोड़ी सी भी सोलर की आउटपुट कम होती है, सोलर की प्रोडक्शन कम होती है, तो वो साथ में वापडा लेना शुरू कर देते हैं और कुछ ना कुछ एम्पेयर्स की शेयरिंग करते रहते हैं। अगर आप इस शेयरिंग को भी रोकना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक SBU का मोड होता है, जिसमें सोलर फर्स्ट देन बैटरी और उसके बाद यूटिलिटी स्टार्ट होती है। तो आप उस मोड की भी सिलेक्शन कर सकते हैं, उससे भी आपके बिल में काफ़ी बचत होगी। और इसके अलावा बेशुमार और भी सेटिंग्स हैं। इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि उन तमाम मेन पॉइंट्स को मैं कवर अप कर दूं, सो दैट कि अगर आप कोई सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो आप वो तमाम मिस्टेक्स ना करें जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।